हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन और न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। तो देखो, शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से। आप अभी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़ के आए होंगे। केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं और एटम हिस्सा लेते हैं। न्यूक्लियन का कोई काम नहीं होता उसमें, उन रिएक्शंस में। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिनमें न्यूक्लियस हिस्सा लेती है, यानी कि उसके जो पार्टिकल हैं न्यूक्लियन हिस्सा लेते हैं। तो nuclear reaction, those reactions in which those reactions in which nuclei take part। ठीक है। और ध्यान रखेंगे, in these reactions टोटल चार्ज, जैसे केमिकल रिएक्शन या कोई फिजिकल फिनोमेना होता है बिल्कुल वैसे ही, टोटल चार्ज, टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है। साथ में देखो बच्चों, जैसे आप केमिकल रिएक्शन लिखते थे, जैसे मैं लिख दूं, ये केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, तो आप लिखते थे CO2, है ना, C+O2। तो एक कार्बन एटम इधर है, एक कार्बन एटम इधर है, दो ऑक्सीजन के एटम इधर है, दो इधर। न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, इधर कार्बन हो सकता है, उधर लिथियम हो। लिखेंगे यहां पे हम नंबर ऑफ, अगली लाइन से लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओ number of atoms of same element do not remains constant। समझ में आया? मतलब जैसे यहां सेम एलिमेंट के दो एटम है तो यहां कंजर्व है, यहां कंजर्व है। केमिकल रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स सेपरेटली रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं। लेफ्ट साइड में जितने न्यूट्रॉन है उतने ही राइट साइड में न्यूट्रॉन होंगे, जितने लेफ्ट साइड में प्रोटॉन है उतने ही राइट साइड में प्रोटॉन होंगे। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, कोई एग्जांपल आपको देता हूं न्यूक्लियर रिएक्शन का। देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, नाइट्रोजन है और ये हीलियम है और ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बनाएंगे इससे। ठीक है। तो देखो बेटा, नाइट्रोजन का ये 7, ये 14 और ये इसका 2, ये 4, यहां हो जाएगा बेटा 8 और ये 16। और देखो, अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड में? ये न्यूक्लियर रिएक्शन एग्जाम, अभी मैंने जो वो दिखाई थी वो केमिस्ट्री वाली केमिकल रिएक्शन थी, ये न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो देखो जरा, इधर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 9। तो इधर भी कितने हैं? 9। ठीक है। और इधर इसमें से न्यूट्रॉन जितने भी होंगे, मतलब जैसे मास नंबर बैलेंस कर लो आप, तो मास नंबर इधर कितना है टोटल? ओ 14 और 4 कितना हो गया ये? 18, 16। तो ये क्या कर लेते हैं हम इसको, हम इसको ड्यूट्रॉन बना लेते हैं, जरूरी कि हाइड्रोजन हो। तो ये ड्यूट्रॉन, तो देखो 16 और 2 18, इधर ड्यूट्रॉन बना और इधर तो 16, मतलब देखो, यानी कि आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? कांस्टेंट। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एंड जेड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया कैसे केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट है न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियन हिस्सा लेते हैं और एलिमेंट सेम नहीं रहता। हाँ, चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी वो सब कंजर्व रहती है। अब एनर्जी को थोड़ा सोच समझ के बोलना है। एनर्जी मतलब यहां मास इक्विवेलेंट एनर्जी भी होती है, केवल एनर्जी नहीं,
मास इक्विवेलेंट एनर्जी, जितनी टोटल मास इक्विवेलेंट एनर्जी इधर की है उतनी टोटल मास इक्विवेलेंट एनर्जी इधर की होगी। ठीक है, मास इक्विवेलेंट एनर्जी पढ़ाई थी पिछली क्लास में। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे अब हम यहाँ कुछ और बड़ी मजेदार बातें पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ये a प्लस स्मॉल ए, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, और ये b प्लस स्मॉल b। ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी होती है कि वहां एक हैवी न्यूक्लियस होती है और कोई दूसरा पार्टिकल आके उस पर टकराता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होती है। ठीक है, तो जैसे देखो ये पेरेंट न्यूक्लियस मान लेते हैं इसको। ठीक है, वैसे तो ये कौन है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होती है, पेरेंट, और ये होती है डॉटर न्यूक्लियस, और ये है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। ठीक है बेटा, और ये कोई दूसरा पार्टिकल जो उसके साथ निकलेगा। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस हैवी होती है और डॉटर न्यूक्लियस हल्की होती है। ठीक है, अब यहां पे साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है बच्चों। ज्यादातर केस में ऐसा भी हो सकता है एनर्जी रिलीज हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई हो। तो इस एनर्जी को बोलते हैं क्यू एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्यू एनर्जी। और क्या कुछ लोग कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट। अब ये क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, होता क्या है ज्यादातर केस में, अब हमेशा ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्यादातर केस में इनका मास ज्यादा होता है और इनका मास कम हो जाता है। तो मास कम क्यों हुआ, तो याद करो बाइंडिंग एनर्जी में जैसे समझाया था कि मास कम इसलिए होता है कि यानी कि कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उस केस में इनका मास ज्यादा होता है, इनका मास कम। तो इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक है, एब्जॉर्ब हुई है। तो वो कैसे पता करते हैं, तो देखो पहले हम यहां मास डिफेक्ट पता कर लेते हैं। मास डिफेक्ट, ठीक है बेटा, डेल्टा एम, इसको लिखा जाता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और क्यू एनर्जी बेटा यही है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट, और ये कितना हो जाएगा 931। ओ देखो ध्यान से सुनना, जैसे एनर्जी होती है बेटा mc² जूल, है ना। तो m अगर ये किलोग्राम में है और यहाँ c² लिख दिया आपने तो जूल में आ जाएगी ये। ठीक है, लेकिन अगर आपने डेल्टा m कौन सी यूनिट में लिखा, ये डेल्टा m है ना, कौन सी यूनिट में लिखा, AMU में, जो मैंने समझा था ना एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्यू एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, अब हमें यही करना है, अब हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना, अगर क्यू एनर्जी ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर क्यू नेगेटिव है तो एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी कि आप ये भी कह सकते हो अगर डेल्टा एम से ही अगर आपको चेक करना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि चेक करो कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो आप ये नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई करो, डेल्टा एम कैलकुलेट कर लो। डेल्टा एम पॉजिटिव आ गया इसका मतलब लॉस हुआ है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है प्रोडक्ट का कम, तो आप लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बस वही पता लग जाएगा।
वैल्यू पूछिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो यहां से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ऐसे कि जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे, ये मास नंबर ऐसे, तो यहां हमने देखा कि बेटा ये ऐसे 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 कुछ ग्राफ था, तो ये लगभग 30 से लेके 170 तक बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ये स्टेबल था रीजन, है ना। इसमें कम थी, तो ये लोग फ्यूजन करके इधर जाते हैं और ये फ्यूजन करके इधर आते हैं, तो ये स्टेबल रीजन है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। मानते बच्चों? तो इसका मतलब जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है तो वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है, तो वहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो इस रीजन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में लिखना है इसका भी एनर्जी को, ठीक है, क्यू एनर्जी को, तो आपको ऐसे लिखना है, देखो ध्यान से देखना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये तो हम मास में मल्टीप्लाई करते हैं 931, इसलिए अब तो बाइंडिंग एनर्जी से काम चला रहे हैं। कई बार आपको क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी होगी, तो आप वहां क्या कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे दे रखी है, उसमें मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और यहां क्या कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ओ यहां थोड़ा गलत लिख दिया बेटा मैंने, क्या गलत लिख दिया, ये प्रोडक्ट होगा बेटा, ठीक है, देखते रहना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऐसे, और ये प्रोडक्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मल्टीप्लाई करा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बेटा, देखो ये बाइंडिंग एनर्जी और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ज्यादातर जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी कहां पाई जाती है, तो वो ज्यादातर केस में एनर्जी प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी पैदा होती है, तो बहुत तेजी से वो सारे न्यूक्लियन अपनी काइनेटिक एनर्जी से दौड़ना शुरू करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी सराउंडिंग में धीरे धीरे हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। भाई आपने पढ़ा है ना फिजिक्स में कि रैंडम एनर्जी ही तो हीट है भाई, जो आसपास के पूरे सराउंडिंग के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर की वाइब्रेशन बढ़ा देंगी, तो वाइब्रेशन बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, तो हीट बढ़ गई ना, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, है ना। तो और टेम्परेचर कहां से आता है, रैंडम एनर्जी से, तो कई बार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू एनर्जी को, क्यू एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये फिर जो डिफरेंस इन एनर्जी है, ये समझ में आया, ये क्यू एनर्जी है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट के मुकाबले, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वही क्या हो जाएगी, हीट बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो इतना हमने समझा। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसके थ्रू हम ये वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे और जानेंगे कि एक्सोथर्मिक होगी कोई रिएक्शन या एंडोथर्मिक। ठीक है बेटा, हाँ इससे पहले आप एक काम जरूर करो कि क्यू एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो, ये पूछी जा सकती है, व्हाट इज क्यू एनर्जी और क्यू वैल्यू, तो इसे क्यूसेंट एनर्जी भी बोलते हैं। इट इज एनर्जी रिलीज्ड और absorbed during a nuclear reaction। ठीक है, एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब कब रिलीज होगी कब एब्सॉर्ब, ये तो आपको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखो बच्चों, हमारे सामने ये न्यूक्लियर रिएक्शन है और मैंने हल्की सी न्यूक्लियर रिएक्शन ली है जिसमें बजट की कैलकुलेशन हो। बाकी बड़े बड़े न्यूक्लियस होंगे, यूरेनियम वगैरह, वो तुम खुद करोगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें आपको क्यू एनर्जी फाइंड करनी है और ये बताना है कि ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो कितनी है, ठीक है। ये सब बताना है। तो देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था, और हमें ये मास दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो, क्यू एनर्जी क्या होती है बच्चों, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 937.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको पिछली बाइंडिंग एनर्जी की क्लास में बताया था, एक्चुअल में ये एटम का मास होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास घटा लेना चाहिए, लेकिन हमें क्या पता लगा था पिछली क्लास में कि वो नेग्लेजिबल चेंज होता है, इसलिए उसको हम कंसीडर कर नहीं रहे, ठीक है। अब देखो, तो मास ऑफ क्या होगा, नाइट्रोजन प्लस हीलियम, है ना, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, है ना, इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसको जोड़ दूं, तो देखो मुझे दोनों जोड़ने, नाइट्रोजन प्लस हीलियम 76500.82, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ लेते हैं, हमेशा ऐसे ही जोड़ना चाहिए बच्चों। तो देखो, 3 + 5 3 + 5 3 3 6, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 9 और 7 16, 10 10, और ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, ठीक है। AMU AMU, ठीक है बेटा। अब अब देखो, ओ ये गलत कर दिया था, ये 18। अब देखना, मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा आ रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट ये ज्यादा आ रहा है बच्चों, है ना। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, यानी कि एंडोथर्मिक, नॉट एक्सोथर्मिक, है ना। ये एंडोथर्मिक है और इसको नॉन स्पॉन्टेनियस भी बोल देते हैं। तो देखो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, मैं माइनस कर देता हूं ये वैल्यू 18.00567, देखना घटाना, ये हो जाएगा 13100.0, ठीक है। माइनस में आ गया बेटा ये। इसका मतलब क्यू एनर्जी की वैल्यू देखे तो क्यू एनर्जी क्या थी, ये डेल्टा एम है ना, दैट इज डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी ये, माइनस ऑफ 0.0131 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर मैंने लिख रखा है, इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ नियरली -1.20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आंसर आएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली। तो ये माइनस में आई, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और क्या बोल सकते हैं इसको, एंडोथर्मिक, ठीक है। यानी कि इतनी हीट इससे एब्जॉर्ब होगी इस रिएक्शन में, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तो ये क्यू एनर्जी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बुक्स में जिसमें आप क्यू एनर्जी फाइंड कर सकते हो। तो ये थी न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके की होती है बेटा, कौन कौन सी, न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन एंड फिजन, ठीक है। फिजन और फ्यूजन, फिजन होती है जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई, ओ हैवियर न्यूक्लियाई, एक बड़ी न्यूक्लियस छोटी छोटी न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाती है, और इसमें होता है बच्चों छोटी छोटी न्यूक्लियस कंबाइंड करके एक बड़ी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
जो पैदा होती है इसमें, जो ये न्यूक्लियन है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो ज्यादा डेवलप होती है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, समझ रहे हो बच्चों? एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत बोल दिया मैंने। क्यू एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसमें जो क्यू एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है बहुत ज्यादा होती है। देखो एनर्जी, मान लो आप एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करो, एक न्यूक्लियस बड़ी न्यूक्लियस छोटी न्यूक्लियस में टूटी, तो ऑब्वियसली वो हैवी है, तो वहां एनर्जी आपको लगेगा कि इस रिएक्शन में ज्यादा पैदा हुई है ना। पर न्यूक्लियन एनर्जी हमेशा फ्यूजन में ज्यादा होगी, फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, लेकिन इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तब हम पहले न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। देखो बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन का मैंने यहाँ एग्जांपल बोर्ड पे बना दिया, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है, मुझे याद बात नहीं रहती इतनी ज्यादा। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या, पहले ये बताता हूँ। मतलब जब व्हेन heavier nucleus break into a small nucleus, ठीक है, मतलब जिनके एटॉमिक नंबर लगभग 230 से बड़े हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये हैवी न्यूक्लियस है, तो ये ज्यादातर फिजन करते हैं, 170 से ऊपर वाले भी कह सकते हो आप। तो ये हमेशा क्या करते हैं, फिजन करते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं छोटे न्यूक्लियस में। अब एग्जाम्पल बताऊं, जैसे यूरेनियम है, जब इस पे एक स्लो थर्मल न्यूट्रॉन कौन होते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, क्योंकि जो न्यूट्रॉन देखो जो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलते हैं ना, वो बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट के चांसेस कम होते हैं कि वो बाकी न्यूक्लियन के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन करे। क्यों? बहुत फास्ट है तो सरफेस पे आ जाते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल जो है ना उसके सरफेस को रीच कर जाता है, न्यूक्लियन से नहीं टकराता। तो हमें पहले एक बार इसको न्यूक्लियर रिएक्शन चलाने के लिए न्यूक्लियर स्लो न्यूट्रॉन हम इससे अटैक कराते हैं। जब वो अटैक कर जाता है तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो गई। देखो 3 न्यूट्रॉन निकले, जैसे मैंने एग्जांपल दिखा है यहाँ पे, यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन से अटैक करा, तो यहाँ पे एक ना बीच में एक स्टेज बनती है, इसको ये होता है, मतलब अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, अनस्टेबल स्टेट कह सकते हो आप। मतलब ये थोड़ी देर के लिए बनता है, लगभग 10⁻⁻12 सेकेंड के आसपास ये बनता है, और उतनी देर में फिर ये इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट्स में। अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बीच में आता है जो, और इसमें एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं, देखो 3, ठीक है, ये फर्दर आगे करेंगे, फिर ऐसे होता जाएगा होता जाएगा। तो मतलब ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इसका यूज करते हैं कहाँ पे, बिजली बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, न्यूक्लियर प्लांट में। और अगर हम तबाह करना चाहते हैं किसी को, तो हम इसे अनकंट्रोल रखते हैं और कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब में, है ना, जो हिरोशिमा नागासाकी में किया था। तो वो तो खैर गलत है। अब देखो, तो इसके न्यूक्लियर रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा यही प्रोडक्ट बने, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन एक अनप्रेडिक्टेबल फिनोमिना है, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के अंदर आ गया। अनप्रेडिक्टेबल फिनोमिना है, तो उससे पहले ये अनस्टेबल स्टेट बनेगी, फिर ये 2 मटेरियल बनेंगे, ठीक है, और 4 न्यूट्रॉन निकले। एक प्रोसेस ये हो सकता है कि इसमें न्यूट्रॉन स्ट्राइक करा और ये बने, ठीक है। यहां थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसे प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो जरूर नहीं होते हैं कि ये स्टेबल हो। अब इनमें से ना कुछ गामा रेडिएशन वगैरह भी निकलता है ताकि ये स्टेबल स्टेट में पहुंचे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई के सिलेबस से रेडियो एक्टिविटी हट गया, अल्फा बीटा गामा डीके हट चुका है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसके बाद अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर मान लो किसी एक न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे ये ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, इस वाली न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड इन 1 न्यूक्लियर फिजन, या ऐसे कह सकते हो, इन न्यूक्लियर फिजन ऑफ 1 यूरेनियम 92-235, मतलब एक में कितनी एनर्जी रिलीज होती होगी। तो हम एक अप्रोक्सीमेशन डाटा ले रहे हैं, जो एनसीईआरटी ने भी करा है, मैं भी उससे करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज सही तरीका क्या है, आपको बड़ा इजी सा, आपको इन सबके मास दे रखे होंगे, है ना, इसका मास माइनस इनका मास करके और इंटू 931.5 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा।
लेकिन हम एक रफली अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। लेट ऐसे हम लिख लेते हैं A इक्वल टू 240, मतलब हमने ये पेरेंट न्यूक्लियस मान ली, ठीक है। ए ऐसे मतलब कोई एक न्यूक्लियस है जो जैसे हमने यहाँ लिखा x और ये y और ये z, और इसका मास नंबर था 240, और ये 120 और 120 ऐसे दो डॉटर में टूट गई, ठीक है। अब हमें दे रखा है, मतलब जो 240 के आसपास जिसका मास नंबर होता है बेटा, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो लगभग होती है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये जो 120 वाले हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है बेटा? तो ये स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, तो ये 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं, हमें क्यू एनर्जी पता करनी है, ठीक है। तो हम क्या करें, हमने पढ़ा अभी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, है ना, ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, पढ़ाया था ना अभी फॉर्मूला, प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये, तो आपको क्या करना होगा, बोलो बेटा, इसमें ये नंबर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कितने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और कितने ये भी 240 है, तो 240 गुना 8.5, समझ में आया भाई, ये पर न्यूक्लियन है। टोटल न्यूक्लियन कितने होंगे, 120 इसमें 120 इसमें, सिर्फ 240 न्यूक्लियन तो बराबर रहते हैं, माइनस 240 गुना 7.6, पता है कितना आएगा बच्चों, ये 213 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको रफली आप अगर यूरेनियम के लिए लिखते हो तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना है। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे एनसीईआरटी के जिसके लिए आपको याद होना चाहिए कि एक यूरेनियम जब फिजन करता है तो लगभग एक रिएक्शन से इतनी एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। लगभग देखो 213 ही, तो हमने 200 मान लेंगे इसको, ठीक है। ऑर्डर याद रखना होता है, वैल्यू एक दो डिजिट आगे पीछे हो सकती है, वो मुझे भी याद नहीं रहेगी। देखो बच्चों, अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। जो हमने न्यूक्लियर फिजन पढ़ा उसका इस्तेमाल क्या है, एक अच्छा इस्तेमाल, एक तो होता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, वो गलत। ये ह्यूमैनिटी के लिए यूज हुआ कि यहाँ पे इस कोर में एक रेडियो एक्टिव मतलब न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस किया जाएगा, जिससे एनर्जी पैदा होगी। आपने देखा यूरेनियम कितनी ज्यादा एनर्जी पैदा करता है, एक यूरेनियम से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ऐसे यहाँ पे एनर्जी पैदा होगी, और उस एनर्जी से यहाँ एक कूलेंट होगा, जैसे आप कह सकते हो कि पानी है, तो पानी हीटअप होना शुरू होगा, जो यहाँ से घुमाया जाएगा, जिससे यहाँ पे स्टीम जनरेट होगी, जिससे टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ मतलब ये एक नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट की तरह है, बस जो सोर्स है ना, पानी गर्म किया जाता था वहां पे थर्मल पावर प्लांट में कोयला जला के, यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ कुछ चीजें हैं, कंट्रोल रोड्स क्या क्या है। पहले तो एक इसके जो मेन कंसेप्ट हैं, पहले तो हम समझें न्यूक्लियर रिएक्टर। अब रिएक्टर इन विच न्यूक्लियर रिएक्शन आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो और कौन सा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन को कंट्रोल किया जा सकता है इसलिए। और फ्यूजन में जैसे आपने भी देखा था, यूरेनियम था, उसको एक न्यूट्रॉन से टक्कर कराई थी, है ना, और यहाँ बना था बेरियम और क्रिप्टॉन, और प्लस 3 न्यूट्रॉन बने थे बच्चों, था ना। उसको बैलेंस बाद में कर लेंगे, 92 235 ये था। तो ऐसा होना चाहिए, आइडियल तरीका ये है कि ये यूज हो। लेकिन हमारे इसमें सबसे पहले कुछ चीजें बताऊं। जो न्यूट्रॉन होता है ये थर्मल न्यूट्रॉन होता है बेटा, ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन मतलब ये क्या है, स्लो न्यूट्रॉन होता है, स्लो होती है इसकी स्पीड। पहली बात, न्यूट्रॉन का ही यूज क्यों करते हैं सर हम, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भेजना होता है, यूरेनियम है, इसके अंदर हमें एक न्यूट्रॉन भेजना होता है, और वो जाके भूचाल मचाता है, ऑसिलेशन पैदा करता है, ऑसिलेशन पैदा करके ना
न्यूक्लियस अनस्टेबल होने से शुरू हो जाती है और टूट जाती है, फिजन हो गया। अब जब इससे जो 3 न्यूट्रॉन निकले बहुत ज्यादा एनर्जी के होते हैं, वो सारी एनर्जी जो रिलीज होगी उनके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, ठीक है, इन सब प्रोडक्ट के पास, तो वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर ये न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मान लो न्यूक्लियस का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब ऐसे मटेरियल रखा हुआ है, तो ये इतनी तेज चलते हैं कि सरफेस पे आ जाते हैं, न्यूक्लियस से टकराते ही नहीं है, चांसेस कम होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो हमें क्या करना होता है, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन कराना है तो हमें ये न्यूट्रॉन स्लो डाउन करने पड़ते हैं, ठीक है। स्लो डाउन करने से क्या होता है कि उनके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो अब यूरेनियम से टकराएंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन पैदा करेंगे। तो हमें यहां यूज करना होता है बच्चों मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेटर होता है अ मटेरियल विच इज यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। समझ में आ गया क्यों स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी से निकलते हैं, तो ये इतनी ज्यादा स्पीड से टकराते हैं कि मटेरियल के सरफेस तक पहुंच जाते हैं, टक्कर ही नहीं करते। और हमें चाहिए कि स्लो करें उनको, तो स्लो रखते हैं ताकि वो टकराते रहे न्यूक्लियन से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो इसमें एंटर करेंगे और जाके न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन कराएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या यूज होता है, तो बच्चों इसमें हम D2O इसको बोलते हैं हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर और ग्रेफाइट, ठीक है। अलग अलग प्लांट पे अलग अलग तरीके हैं। ये इंडिया की काफी अच्छी रिसर्च है इस फील्ड में, जैसा आप किताब में पढ़ोगे आपको बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्रेफाइट और D2 वगैरह ही क्यों रखा जाता है, तो आपको मैकेनिक्स में सिखाया था कि अगर किसी पार्टिकल को कोलिजन के दौरान किसी पार्टिकल को अपनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर करनी हो दूसरे को, तो हमेशा जब इक्वल मास के ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, तो याद है ना, अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाए तो रेस्ट में आ जाता है, सारी एनर्जी इसको दे देता है ना। प्रैक्टिकली तो इलास्टिक हो नहीं सकता, तो इनइलास्टिक होगा, लेकिन जब इक्वल मास के कंपेरेबल मास के ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। एनसीईआरटी का एक सोल्ड एग्जांपल भी था जो आपको वर्क एनर्जी पावर में चैप्टर में कराया था मैंने। तो इसलिए हमेशा लाइट न्यूक्लियाई ही रखे जाते हैं जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के मास के ऑर्डर का मास किसके आसपास होगा, हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम है ना, ग्रेफाइट, ये सब आसपास के मास है, बहुत हैवी नहीं है। जैसे आप सोचो कि सर कोई हैवी जैसे गोल्ड जिनके मास नंबर ज्यादा है उससे कराएं, तो एनर्जी लॉस नहीं कर पाएगा वो। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो न्यूट्रॉन निकले हैं, तो उसके लिए हम हल्का पार्टिकल रखते हैं, जैसे हैवी नाम, सर हल्का कहाँ है, सर इसका नाम तो हैवी वाटर है। हैवी वाटर है लेकिन न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में कंपेरेबल मास है, ठीक है। हैवी वाटर बोलते हैं, कभी ये नहीं सोचो सर तो हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस होते हैं यूरेनियम वगैरह, है ना। ये हैवी वाटर लिखा है क्योंकि वाटर के रेस्पेक्ट में हैवी है, न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में उसके कंपेरेबल मास है। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब दूसरी बात जो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इस चेन रिएक्शन जो होनी है उसको कंट्रोल करना है। भाई यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, एनर्जी पैदा होगी बहुत ज्यादा, उससे पानी गर्म होगा और ये कूलेंट कह देते हैं इसको, कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ से हीट अप होके। अब क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल करना है, ठीक है। तो कंट्रोल कैसे करा जाए, क्योंकि जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं अगर वो सारे के सारे भिड़ते रहे, 1 से 3 निकल रहे हैं, अगले 3 ऐसे, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाएगी, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहां हम यूज करते हैं बच्चों कंट्रोल रोड्स, ठीक है, ये वाली। ये क्या करती हैं, टू कैप्चर द न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन को कैप्चर कर जाती है, खा जाती है, समझ लो आप। कैडमियम रोड होती है, कैडमियम होता है बच्चों मटेरियल, तो ये न्यूट्रॉन को कैप्चर कर जाएगी, कैप्चर कर जाएगी, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां एक इसमें याद रखने का है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है बच्चों। मान लो अगर कभी ये कंट्रोल ना हो पाए तो कैसे मेजर किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, और इसको रेशियो भी बोलते हैं। कि K इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ fission produced by neutrons in given generation upon number of fission produced by
न्यूट्रॉन्स इन प्रीसीडिंग जनरेशन, प्रीसीडिंग जनरेशन मतलब जो पहले हुई थी। देखो बेटा, अगर ये K1 आता है तो सोचो, इसका मतलब जितने न्यूट्रॉन पहली बार कराए थे पिछली रिएक्शन अब से पहले, जितने न्यूट्रॉन पैदा हुए थे उतने न्यूट्रॉन अब हुए, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लिए गए, तो इतनी ही न्यूक्लियर रिएक्शन अब रहेगी, इतनी आगे। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेशियो, इसको क्रिटिकल रेशियो बोलते हैं बेटा। इसका मतलब ये ठीक है, ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है और ये सेल्फ सस्टेन है। जब बिजली बनाई जाती है तो ये रखा जाता है K=1, यानी कि क्रिटिकल रेशियो है ये, यानी कि जितने न्यूट्रॉन अब पैदा हुए उतने ही अगली स्टेज में यूज हो, फिर उससे अगली स्टेज में यूज हो, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रेशियो। और K अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब अब कम न्यूट्रॉन बचे, सारे के सारे आपने एब्जॉर्ब कर लिए, तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन विल स्टॉप। तो अगर हमें बिजली बनानी है लगातार तो ये 1 के आसपास रखना होता है। ठीक है सर, अगर K 1 से बड़ा हो गया तो भाई ब्लास्ट होने वाला है, ये हो जाएगा सुपर क्रिटिकल, है ना, अनकंट्रोल हो गई रिएक्शन, अनकंट्रोल मतलब अब ये ब्लास्ट होने वाला है, और इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल। इस वाले को ये भी लिख सकते हो, सब क्रिटिकल। ठीक है बेटा, तो हमें अगर बिजली बनानी है तो कंट्रोल करके रखना है रिएक्शन को, तो हम क्या करते हैं K=1 रखते हैं, यानी कि जितने न्यूट्रॉन अब यूज हुए पहले भी उतने, और आने वाले में भी उतने ही यूज करते रहना है, ताकि ज्यादा न्यूट्रॉन ना बढ़े। मान लो आपने 1000 न्यूट्रॉन से रिएक्शन कराई थी, अगले 1000, फिर 1000, फिर 1000, ऐसे 1000 नहीं होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, ये इसमें K के बारे में पढ़ा। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि मतलब यूरेनियम 235 जो एक्चुअल यूरेनियम पाया जाता है उसमें बहुत कम मात्रा में मिलता है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं यूरेनियम के, उनका यूज करना होता है आगे फ्यूल के लिए। तो वो कैसे यूज करते हैं, देखो एक रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा यूरेनियम 238 पाया जाता है बच्चों, ठीक है, नेचर में। तो इससे जब हम न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं तो थोड़ी देर के लिए बनाता है ये यूरेनियम 239, ये तो आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट। और मैंने जैसे बताया भी था कि न्यूट्रॉन जब एब्जॉर्ब होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, तो ऐसे भूचाल सा मचाता है और ऐसे ब्लास्ट होता है ये, और ये प्रोडक्ट बने। ठीक है, इनमें से फिर ये इसमें आगे फर्दर टूट जाता है बच्चों, तो ये होता है प्लूटोनियम। ठीक है, तो प्लूटोनियम फिर फर्दर मतलब हम इसको प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं, फ्यूल की तरह, ये फ्यूल की तरह यूज होता है। और ये मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ऐसे ही ये भी स्लो न्यूट्रॉन से, बिल्कुल जैसे हमने यूरेनियम 235 सोचा है ना, यूरेनियम 235 की तरह ही आगे सस्टेन रहता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है। तो इसको जो बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, जहां पे हम इनको यूज करते हैं, ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती हैं, सबसे मॉडरेटर का क्या इस्तेमाल होता है, कंट्रोल लोड्स का क्या होता है इस्तेमाल होता है, और ये क्रिटिकल साइज, क्रिटिकल रेशियो क्या होता है, क्रिटिकल रेशियो आपने समझ लिया। ठीक है, क्रिटिकल रेशियो, और ये मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू अनकंट्रोल कम माना जाता है। ये तो जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है उसमें ये सुपर क्रिटिकल होता है वैल्यू। ठीक है, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है बच्चों, पे एक न्यूमेरिकल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर पे बेस्ड। ठीक है, 1000 मेगावाट फिजन रिएक्टर कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years, मतलब अपने जो फ्यूल है उसका 5 साल में वो उसका आधा इस्तेमाल करता है। ठीक है, हाउ मच यूरेनियम 235 डिड इट कंज्यूम इनिशियली। ठीक है, ये वाई कहां चला गया, इनिशियली। एज्यूम दैट द रिएक्टर operates 80% of the time that all the energy generated arises from the fission of this, और मतलब ये लिखा है कि फिजन प्रोसेस से एनर्जी पैदा होती है, और पूरा टाइम का वो 80% टाइम, मतलब जो 5 साल है उसका 80% टाइम वो वर्क करता है, ऑपरेशन में रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब 80%, 5 साल का 80% कितना हुआ बच्चों, 4 साल हुआ ना, कैलकुलेट कर लेंगे अभी। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना अमाउंट यूज करते होंगे, तो यहां कुछ डाटा मानना पड़ता है। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। मतलब आप ऐसे सोचो, अगर एक यूरेनियम का, जब हमने याद करो रिएक्शन सिखाया था, मैंने बताया था कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एनर्जी एक फ्यूजन से पैदा होती है, न्यूक्लियर के एक फ्यूजन से, यानी कि एक न्यूक्लियस खत्म होने पे इतनी एनर्जी पैदा होती है ना। तो आप देखो एनर्जी पर फ्यूजन कितनी है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब सोचो 1 किलो में कितनी एनर्जी होगी। तो पहले 1 किलो में कितने न्यूक्लियस होंगे ये पता करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन 235 ग्राम कितने होते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन 1 ग्राम Na/235। न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियाई बोले तो ज्यादा अच्छा है ना। और हम तो किलोग्राम में काम बात करेंगे भाई, फिजिक्स वाले हैं। तो ये क्या करेंगे 1 kg में कितना हो जाएगा बेटा, Na/235 इंटू, सोचो बच्चों 1000। ठीक है, तो एनर्जी इन 1 kg हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1000 है ना, 10⁻3 अपॉन 235। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू चेक करते हैं बच्चों। ऐसा कर लेते हैं, इसमें पहले हम टोटल ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। देखो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय 1 kg। तो इतने तो न्यूक्लियाई आए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये है। ठीक है, 1 किलो में, और एक न्यूक्लियाई से कितनी एनर्जी पैदा होती है ये, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, 6.023 इंटू 10⁻23 10⁻3 235 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा की जगह क्या कर लेंगे 10⁻6, समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे लिखा जा सकता है ना बच्चों, बोलो। और इसको भी किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, बोलो बेटा, किस में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल में। वन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, समझ में आया, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो सॉल्व करो बच्चों इसको। तो ये वैल्यू सॉल्व करके बच्चों जो आती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो ये आती है बच्चों, कैलकुलेट करते हैं तो 8.2 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इतनी एनर्जी आ गई है। अब इसके बाद देखो बेटा, अब ये एनर्जी आई 1 kg से, और एनर्जी ड्यू टू mkg। ठीक है, तो ये तो 1 kg की एनर्जी है बच्चों, m मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, भाई इतना मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी पता लग जाएगी ना, mkg कितना पैदा करेगा, है ना। अब देखो इसके बाद सोचो बच्चों, अब हमें बताया इसने कि भाई 5 साल में कितनी एनर्जी पैदा करनी है, 1000 मेगावाट, है ना। और उसका 80%, तो 80% ऑफ 5 ईयर, मैं दिखा देता हूं, 80% ऑफ 5 क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 ईयर्स आ रहे हैं नहीं। तो 4 साल में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी जनरेटेड या रिक्वायर्ड इन 5 ईयर्स। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों ये, देखो भाई एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होती है नहीं। ठीक है,
और बेटा पावर कितनी है इसकी, 1000 मेगावाट। ठीक, तो 1000 मेगावाट, 1000 मेगा मतलब 10 की पावर 6, और टाइम है 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स यानी कि 4 है ना, 4 ईयर्स। तो एक साल में कितने दिन हुए, 365, और 365 दिन में कितने घंटे, 24 × 60 × 60। काफी लेंथी कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है, समझ आई बात। अब देखो ये टोटल एनर्जी है? इस एनर्जी को किसके साथ इक्वेट करोगे बच्चों? तो देखो बेटा, अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, ये इस टोटल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए ना, इतने जूल के। तो m इंटू 8.2 × 10 की पावर 13। जब आप यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो 10 की पावर 6, 4 × 365 × 24 × 60 × 60, ठीक है, अपॉन 8.2 × 10 की पावर 13। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो लगभग 1500 किलो आएगा, है ना। ये मास आया कि इस मास से इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ये मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और उसने बोला कि 50% कंज्यूम होता है। तो 50% कंज्यूम होता है तो टोटल मास इनिशियली कितना होना चाहिए, ये तो आधा हुआ उसका, तो टोटल मास लगभग कितना होगा बच्चों, 3000 किलो, ठीक है। तो 3000 किलो मास की जरूरत है जो 5 साल तक एनर्जी देगा, ठीक है बच्चों। 3 क्विंटल, 3 क्विंटल है ना, 3000 किलो का मतलब 3 क्विंटल। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बच्चों? फ्यूजन पढ़ लिया हमने, न्यूक्लियर रिएक्टर उसका एग्जांपल पढ़ लिया। फ्यूजन है फ्यूज करना, जब लाइटर न्यूक्लियाई, जो आपने देखा था इसमें बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व था, इधर वाले जो न्यूक्लियाई थे वो कंबाइंड करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग न्यूक्लियाई, ठीक है, बिग न्यूक्लियस कह सकते हो आप। समझा बच्चों? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूजन, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल, 1s2 प्लस 1s2, जैसे दो ड्यूटीरियम मिलके क्या बना सकते हैं, एक ट्रिटियम प्लस एक न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस क्यू एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे। ये जो क्यू एनर्जी होती है बच्चों, ये फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे लगभग 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जांपल लिया मैंने, एग्जैक्ट याद नहीं रखते हम, ऐसे इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डेवलप होती है बच्चों, ठीक है, जब ये ऐसे पैदा हुआ। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या होती है न्यूक्लियर इसमें, कि दो न्यूक्लियस को कंबाइंड होने में कहां तक जाना है, एक दूसरे के न्यूक्लियस को बिल्कुल पास तक जाना है। जब वो पास तक जाएंगी तो क्या होगा, वहां उनके बीच में कूलम फोर्स होगा, भाई दो प्रोटॉन है, कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स के अगेंस्ट काम करना होता है। तो इन न्यूक्लियन को, मतलब इन न्यूक्लियस को अगर एक दूसरे से अटैच होना है तो कूलम फोर्स के साथ लड़ना पड़ेगा। तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के खिलाफ काम करे, यहां एक कंसेप्ट आएगा बच्चों, देखो जैसे ये न्यूक्लियस है ना, वही न्यूक्लियस के बारे में सोचो तो हम एटम लिखते हैं, न्यूक्लियस देखो इस पे कितना चार्ज होगा, +E, और ये एक न्यूक्लियस है जिस पे कितना चार्ज होगा, +E। जब ये पास आएंगे फर्मी लेवल पे तो यहां एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी ना यहां तक लाने में, ये काइनेटिक एनर्जी मान लो, ये भी दौड़ के आ रही है, ये भी दौड़ के आ रही है, तो यहां इन्हें कंबाइंड होने के लिए कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान ले जो फर्मी ऑर्डर की होगी, तो एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है जिससे ये अपने कूलम फोर्स को क्या कर पाए बच्चों, कूलम फोर्स के अगेंस्ट लड़ पाए। तो दैट इज कॉल्ड कूलम बैरियर। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कूलम बैरियर, और सिंपली आप उसे पोटेंशियल बैरियर भी बोल सकते हो, पोटेंशियल बैरियर। अब देखो यहां पे और समझते हैं ये क्या लॉजिक है, पोटेंशियल बैरियर या कूलम बैरियर, इट इज द मिनिमम एनर्जी required to
बाय द न्यूक्लियस टू फ्यूज टुगेदर। ठीक है, मतलब अगर इन्हें फ्यूज करना है तो मिनिमम एनर्जी इतनी की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब बैरियर और पोटेंशियल बैरियर। अब इसकी कैलकुलेट करते हैं वैल्यू बच्चों। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात पता लगेगी आप। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, ओ जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं एक, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, जैसे कैलकुलेट द कूलम्ब बैरियर फॉर 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, और आप इसे मानो रेडियस ऑफ प्रोटॉन ले रखा है, एज्यूम करना है रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 1 फर्मी। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मान लो हमारे पास 2 प्रोटॉन है, ये रेडियस आर का है और ये भी रेडियस आर। जब इन्हें इन्हें आप ऐसे फेंकोगे काइनेटिक एनर्जी के से, ये यहां जाएंगे तो ऐसे अटैच होंगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 2r। इस पे कितना चार्ज होता है? प्लस ही। तो यहां तक लाना है ना इसको, ये कूलम फोर्स से पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा होगा, इधर आपने इनको फेंका ताकि ये अटैच हो जाए, इस डिस्टेंस पे आ जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्वेश्चन हुआ। आप क्या करोगे भाई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब आप 2 प्रोटॉन को फेंक रहे हो एक दूसरे की तरफ ताकि वो अटैच होते 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 तो यहां पहुंच जाए, और उनके पास इतनी एनर्जी होगी एक सरफेस के दूसरे सरफेस तक पहुंच जाए, ताकि इनके न्यूक्लियन होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स, आप भेज दोगे तभी तो जाके वो एक दूसरे को न्यूक्लियन को पकड़ पाएंगे, एक न्यूक्लियस बनेगी, तो उसके लिए कूलम फोर्स से लड़ना पड़ेगा, है ना? तो देखो जरा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी के और इसकी भी के, फाइनल अब काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? के Q1 Q2 बाय आर, ई इंटू ई अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर टू सेंटर, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो यहां से k इक्वल टू 2k हो गया, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2r, एक और k आ जाएगा ये, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को रखोगे बच्चों, रेडियस 1 फर्मी रखोगे, तो लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी बच्चों, कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यानी कि लगभग प्रोटॉन के पास अगर इतनी एनर्जी होगी, हाइड्रोजन अगर अटैच होता है तो हाइड्रोजन के पास कम से कम इतनी एनर्जी होती है, तो वो अटैच हो पाएंगे, एक दूसरे से फ्यूज कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो जब ये काइनेटिक एनर्जी आई है ना, तो काइनेटिक एनर्जी को हमें बताया गया था कि बोल्ट्जमैन थ्योरम से, भाई कोई भी जो पार्टिकल होते हैं, ये बहुत फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर से होती है, और कितनी? 3/2 kBT। kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आप यहाँ 400 केल्विन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हो और 3/2 kBT, यहां से T कैलकुलेट करते हो, ये सब आपको करना नहीं है, एनसीईआरटी में समझा रखा है थ्योरी में, तो मैं आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो यहां से टेम्परेचर आएगा बच्चों लगभग 10⁹ केल्विन। ओ बेटा अब सोचो, इतना टेम्परेचर चाहिए बच्चों, इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के पास इतनी एनर्जी होगी, मतलब इतना टेम्परेचर दोगे तब हाइड्रोजन न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी होगी, तब जाके वो डिफ्यूज करेंगे, मतलब फ्यूज करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। यानी कि फ्यूजन के लिए आपको इतना हाई टेम्परेचर बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इतना हाई टेम्परेचर कैसे बनाए भाई? तो देखो, सन के अंदर क्या होता है बच्चों, एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। और ये सन की कोर के अंदर होता है। ये तभी हो सकता है जब यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कोर के अंदर, सन के अंदर बिल्कुल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर की वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, जिससे इतना टेम्परेचर पॉसिबल है। तो सन की कोर में सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है, जिससे एनर्जी बढ़ती रहती है और हर जगह फ्यूजन शुरू हो जाता है। अब अगर मान लो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे एटॉमिक बॉम्ब था जो फ्यूजन पे बेस्ड है, हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ही खतरनाक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब को चलाने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए,
तो पहले उसके अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब रखा जाता है। पहले एटॉमिक बॉम्ब शुरू होगा, उससे एनर्जी पैदा होगी, उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब काम शुरू करेगा। और हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन जो है अनकंट्रोल्ड है, अब तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम इसको, क्योंकि हमें अगर इसे कंट्रोल करना है तो एक प्लाज्मा लेयर बनानी होती है। तो प्लाज्मा लेयर को रखने के लिए ऐसा कोई मटेरियल है जिसके अंदर रखें, क्योंकि प्लाज्मा का 10⁷ केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, तो उतने हाई टेम्परेचर को कोई भी कंटेनर सस्टेन नहीं कर सकता। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक अनकंट्रोल्ड है। इसके लिए दुनिया भर में काम चल रहा है कि अगर कंट्रोल हो गया तो न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत सस्ते तरीके से हम पूरी दुनिया को एनर्जी मिल जाएगी। समुद्र का जो पानी है वो हैवी वाटर की तरह यूज किया जा सकता है, और यहाँ यूज किया जा सकता है समुद्र के पानी को फ्यूजन में एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये बात समझ में आई बच्चों? तो हम अब थोड़े से स्टार्स की एनर्जी के सोर्स देख लेते हैं कि सन में एनर्जी का सोर्स क्या है, वो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं बस। तो देखो बेटा, अब यहां ध्यान से देखो कि सोलर एनर्जी के अंदर दो साइकिल होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन और कार्बन साइकिल, प्रोटॉन साइकिल और कार्बन साइकिल। तो मैं प्रोटॉन साइकिल, क्योंकि कार्बन साइकिल हटा दिया सिलेबस से, तो प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलके एक ड्यूटेरियम बनाते हैं और पॉजिट्रॉन, और ये न्यूट्रिनो बोलते हैं बच्चे इसको। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन डिफ्यूज होते हैं, गामा फोटॉन्स बनाते हैं। उसके बाद एक ड्यूट्रॉन और एक हाइड्रोजन मिलके ट्रिटियम बनाते हैं और साथ में गामा, और ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ये सब आपको याद भी रख सकते हो इस केस को। अब ये जो फोर्थ रिएक्शन है बेटा, ये तब तक नहीं होगी जब तक इसके दो दो स्टेप ना हो, क्योंकि आपको देखो, आप यहां ये ट्रिटियम जो है इसके दो एटम चाहिए आपको। ठीक है, दो न्यूक्लियस चाहिए, यहां से तो एक पैदा हो रहा है। तो इन तीनों स्टेप के दो दो स्टेप होते हैं। पहले देखो, 2 स्टेप ऑफ वन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, 2 स्टेप ऑफ सेकेंड रिएक्शन, 2 स्टेप ऑफ थर्ड रिएक्शन, और फिर फोर्थ रिएक्शन को मैंने कंबाइंड करके लिखा। ये मतलब ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन तब स्टार्ट होती है जब इसके दो दो स्टेप हो जाते हैं, इन दो तीनों इक्वेशंस के। ठीक है, यहां एनर्जी पैदा हुई ये 226.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको लगेगा सर इसमें तो कम एनर्जी पैदा होती है। ज्यादा एनर्जी किस में पैदा होती थी? यूरेनियम के एक फ्यूजन में। लेकिन यूरेनियम का मास देखो बच्चों कितना है, बहुत ज्यादा है ना। तो यूरेनियम का मास बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट मास इस रिएक्शन में ज्यादा पैदा होती है। देखो बहुत हल्का मास है ये, तब इतनी पैदा करती है इसने एनर्जी। तो फ्यूजन ज्यादा एनर्जी पर यूनिट मास पैदा करता है। तो ये सोलर एनर्जी की इक्वेशंस का सोर्स है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, इतना बहुत है। अब इसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, समझ में आई बात? देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन है ये, हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट कैन बी केप्ट ग्लोइंग फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम फ्यूजन रिएक्शन कैन बी टेकन एज। ये दो ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रियम मिलके ऐसे ट्रिटियम बना रहे हैं, एक न्यूट्रॉन प्लस इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि 2 किलो ड्यूट्रॉन अगर ड्यूटेरियम है तो 2 किलो ड्यूटेरियम में कितने न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो देखो इसका मास नंबर है 2, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 2 ग्राम कितना होता है बेटा? एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम में कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर 2। और 1000 ग्राम में 10⁻3, और 2 kg में सोचो बच्चों कितना हो जाएगा? Na/10⁻3/2 × 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6.023 × 10⁻26 हो जाएगा। भाई ये 2 से 2 कट गया है ना। इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ गए। अब सोचो, एनर्जी प्रोड्यूस बाय 2 ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम बोलो तो इतनी एनर्जी, एक से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस बाय 2 ड्यूट्रॉन। ठीक है, ड्यूटेरियम बोलेंगे, ड्यूट्रॉन नहीं बोलना चाहिए, ड्यूट्रॉन तो मतलब चार्ज पार्टिकल हुआ। तो बच्चों कितना हो गया? 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन प्रोड्यूस बाय 1 से कितनी होगी? तो 3.2/2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों हमारे पास कितने ड्यूटेरियम है? ये टोटल नंबर है ना ये। तो इसमें एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 3.2 है ना, और इनटू मेगा की जगह 10⁻6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू नंबर, ये नंबर मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10⁻26। ठीक है, अब ये एनर्जी है। अब सोचो बच्चों, एक बल्ब कितना है, 100 वाट का है, इतने जूल पर सेकंड एनर्जी लेता है। ठीक है भाई, 1 जूल पर सेकंड होगा ना, ये टोटल एनर्जी है जो ड्यूटेरियम से मिलेगी। उससे कितने बल्ब जलेंगे, तो पावर ऑफ वन बल्ब है ना, इंटू नंबर ऑफ बल्ब इंटू टाइम। ठीक है, ऐसे कुछ है ना। देखो, तो एक ही बल्ब है, नंबर ऑफ बल्ब नहीं है, एक ही बल्ब है, कितनी देर तक जलेगा। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो पावर और ये टी, तो टी कितना आ जाएगा बेटा, पावर है 100 वाट, तो 100 जूल हो गया। तो 3.2 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, 6.023 इंटू 10⁻26 अपॉन, ये पावर कितनी है बताओ, 100 जूल पर सेकेंड है ना, यहां से डिवाइड कर दो। तो ये टाइम लगभग आता है बच्चों 4.9 इंटू 10⁻4 ईयर्स। देखो बेटा, ये तो आंसर जो आएगा ना, ये सेकंड में आएगा, तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, लास्ट पार्ट था ये न्यूक्लियाई का। अब आपका टॉपिक शुरू होगा बच्चों, कौन सा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। बाय बच्चों, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।